नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मेरा नाम नीरज है और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे राधिका गुप्ता जी से, जो ईडलवाइस एएमसी की एमडी एंड सीईओ है। बातचीत हम करेंगे एक नए तरीके के फंड में निवेश की। वो फंड क्या होगा? भारत बॉन्ड ईटीएफ। विस्तार से इसको आपको समझाएंगे कि आपको इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, किस तरीके के प्रोफाइल के लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए और ये प्रोडक्ट दरअसल है क्या। लेकिन बाजार में भी बहुत कुछ हो रहा है और चूंकि राधिका मैम एक बड़ा फंड हाउस मैनेज कर रही हैं और बहुत सारी देश दुनिया की मार्केट की खबरों पर नजर भी रखती हैं, तो थोड़ा एक बिग पिक्चर भी पहले समझते हैं राधिका जी से। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और जैसा कि हमारा प्रॉमिस है इस शो का कि हम हर हफ्ते एक फंड मैनेजर से अपने निवेश को दर्शकों की मुलाकात कराते हैं, तो आज आपसे उनकी बातचीत होगी। हमारे दर्शक और निवेशक ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की हालत है, जो बाजारों की स्थिति है, जो इकोनॉमीज की स्थिति है, उसमें पक्के तौर पे कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, फेडरल रिजर्व की जो मिनट्स आए हैं उसमें 50-50 हो गया ना, आधे इधर आधे उधर। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्ट्री किधर जा रही है, इन्फ्लेशन पे क्या व्यू बन रहा है। और हम चाहे अनचाहे भारत भी उसमें शामिल रहता है, क्योंकि हम लोग ग्लोबल विलेज में हैं, तो हमारी लोगों से लेन देन व्यापार होता है, तो हम पे असर पड़ता है उसका। तो इस वक्त की जो तस्वीर है उस पर आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, तो यहाँ आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, मार्केट का जिक्र किया, इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट्स का। मैं पहले एक हाई लेवल पे बात करना चाहूंगी और ये कहूंगी कि जहां तक आप बाजार का देखें तो ये जो साल रहा है ये एक बहुत अनसर्टेनिटी का साल रहेगा और मेरे हिसाब से ग्लोबली ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है ये चलता रहेगा। जैसे कि आपने कहा, फेडरल रिजर्व का द फैक्ट कि हाइक हो रही है, इसकी अनसर्टेनिटी शायद चली गई है, लेकिन कितनी होंगी, कब खत्म होंगी, अभी भी थोड़ी सी ये वो है। इन्फ्लेशन बाहर देशों में हिस्टोरिक लेवल्स पे है, तो ये भी एक बहुत गौर फरमाने वाली बात है। और एक जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी भी अभी है। यूक्रेन का भी मामला अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। तो आई थिंक हमारे स्टॉक मार्केट को, हमारे बाजार को इससे इंसुलेटेड रहना शॉर्ट टर्म में मुश्किल रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया, इंडिया फाइनली एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में निवेशकों को वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और ये थोड़ा सा अलग है पिछले साल से, जो कि मैं कहूंगी एक स्ट्रेट बुल मार्केट का साल रहा है। अब एक मीडियम टर्म की बात करते हैं। मीडियम टर्म का मेरा मानना है 2-3 साल। हमें लगता है कि अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी देखें, भारतीय इकोनॉमी देखें, तो वो कोविड के बाद एक अच्छी रिकवरी की ट्रेजेक्टरी पे आ रही है। चाहे आप कंजम्पशन के नंबर्स देखें, चाहे आप बैंकिंग और क्रेडिट के नंबर्स देखें, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, जो कि मुझे लगता है इस डेकेड में एक बहुत पुश रहेगा। तो जो डोमेस्टिकली ड्रिवन सेक्टर्स हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। इंडिया इज कमिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ लो अर्निंग्स ग्रोथ। तो हमें लगता है अगर आप 2-3 साल इंडिया को देखें तो शायद इकोनॉमी इज गोइंग मजबूत रहेगी और ये मार्केट में फाइनली रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए शायद इतनी चर्चा भी हो रही है कि इंडिया एक आउट परफॉर्मर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो ये मेरा एक ब्रॉड व्यू है मार्केट पे इस साल और अगले 2-3 साल का। ओके, तो दो हिस्सों में इसको और तोड़ते हैं। एक मार्केट वाला हिस्सा और दूसरा जो इन्फ्लेशन और रेट वाला है। मार्केट में इस वक्त हम लोग जहां पे खड़े उसमें फॉरेन फंड्स भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, उनकी भी बाइंग के फिगर्स आते हैं। डोमेस्टिक तो लगातार बाई कर ही रहे हैं, लेकिन बाजार कहीं जाके ऊपर थोड़ा सा अटकता है, या लोगों के मन में होता है कि काफी तेजी आ चुकी है, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी है। क्वार्टरली रिजल्ट सीजन गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। तो यहां से अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल का व्यू अगर कोई बनाए, तो क्या उसको ये मान के चलना चाहिए कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी ऊपर नीचे के अलावा कोई मेजर गिरावट या मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही मार्केट के लिहाज से? देखिए, ये तो हमेशा मार्केट में कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कोविड-19 एक दिन आगे बढ़ेगा। आई थिंक मार्केट इज अबाउट अननोन अननोन्स। लेकिन आई थिंक अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जो कोर डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके हाल अच्छे हैं। अब कोई एक्सटर्नल शॉक आ सकता है, वो हमेशा आ सकता है, उसे कभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये मैं कहूंगी, बट क्या आप किसी शॉक को रूल आउट कर सकते हैं? नहीं। जहां तक फॉरेन निवेशकों की बात है,
आई थिंक फॉरेन निवेशक आते हैं, एफआईआईज आते हैं, एफआईआईज जाते हैं। दो बातें, एक तो आई थिंक फ्रॉम एन एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू चीन में जो हुआ है उसके बाद लोग हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, ग्लोबल निवेशक एलोकेशन के तौर पे, क्योंकि सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स तो हिंदुस्तान और चीन है, और जो चीन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही है, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, उसके बाद लोग शायद थोड़ा हिंदुस्तान पे ज्यादा गौर कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस है वो काफी स्ट्रांग हो गया है। तो अगर आप 2008 में देखें तो मार्केट काफी गिरा था जब एफआईआईज ने बहुत पैसा निकाला था, उतना ही पैसा उन्होंने इस पीरियड में भी निकाला है, लेकिन उस टाइम मार्केट 50% गिरा था, इस टाइम 10-15-20% गिरा है। और ये इसलिए क्योंकि हमारा एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस, जो हमारा आम रिटेल इन्वेस्टर है, वो इक्विटी में निवेश करता है। 13,000 करोड़ की हम लोगों की एसआईपी बुक है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो आई थिंक हमारा बाजार थोड़ा रोबस्ट भी हो गया है। आप कम से कम मेरे ख्याल है 4 लाख करोड़ तो एकदम पक्के तौर पे आते ही हैं। अगर उसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ ये सारा जोड़ लें तो 3-4 लाख करोड़ का साल का तो ये आराम से आ रहा है, और एफआई आएंगे तो और बुलिशनेस बनेगी। जो दूसरा हिस्सा है मैम, वो थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन करिए। जैसे ग्लोबली लोग कहते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, आजकल इस तरह की बड़ी ज्ञानवर्धक चर्चाएं चलती रहती हैं। तो 1955 से 85 तक जो है रेट बढ़ने का एक सिलसिला था ग्लोबली, खासतौर पे यूएस में वॉलकर साहब आए, वो इन्फ्लेशन किल कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन 85 से 2020 तक अगर आप मोटे तौर पे देखें तो ब्याज दरें नीचे 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 गई और क्लोज टू 0% तक भी हुई। अब वो साइकिल फिर से ऊपर गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए ये सिलसिला थोड़ा ऊपर चलेगा। तो हम लोग क्या इसके लिए मेंटली हमारी इकोनॉमी तैयार है कि हम अगले कुछ सालों तक हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट के जोन में रहेंगे? देखिए, जहां तक आई थिंक मैं यूएस और इंडिया को थोड़ा अलग अलग रखूंगी। ट्रेजेक्ट्री सेम है, डायरेक्शन सेम है। इंटरेस्ट रेट जैसे आपने कहा हिस्टोरिकली एक साइकिल में मूव करते हैं। आप किस कंट्री में वो 5 से 9 का रेंज होता है, किस कंट्री में वो 0 से 5 का रेंज होता है, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते हैं। एंड अगर आपका फेड, जब कोविड हुआ तो लोगों ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को स्पर करने के लिए ऑफ कोर्स रेट्स बहुत कम करे। इंडिया में भी रेट्स 5-5.5% हो गए, यूएस में 0 हो गए। एक टाइम ऐसा था जब 70% दुनिया के एसेट्स 0% इंटरेस्ट रेट पे थे, और वो तो हम सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आती है जो कि आएगी, और उसे कंट्रोल करने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। तो ये जो हो रहा है ये तो एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रहा है। अब जहां तक मैं यूएस की बात करूंगी, मुझे लगता है वहां इन्फ्लेशन इज एट हिस्टोरिकल लेवल्स। उन्होंने शायद ये इन्फ्लेशन पिछली बार 70s या ऐसे दौरान देखी है। तो इसको कंट्रोल करना यूरोप में, ये इसको मैनेज करना एक दिस इज डिफिकल्ट। आई थिंक जहां तक इंडिया की बात है, इन्फ्लेशन उस लेवल्स तक नहीं पहुंची है, और हमने इस लेवल के इन्फ्लेशन देखे हैं पास में। तो जहां तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स की जो हाइक है वो ज्यादातर खत्म हो गई है। 30-40-50 बेसिस पॉइंट्स अगर और होगी तो होगी, बट आई थिंक एटलीस्ट वी आर कमिंग क्लोजर टू द टॉप एंड। बट ये जल्दी गिरेंगे ये मैं नहीं कह सकती। तो ये रहेंगे एलिवेटेड लेवल्स पे, और हमें थोड़ी सी इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वैसे भी प्री कोविड लेवल के ऊपर ही हम लोग चले गए हैं रिपो के संदर्भ में, और आप कह रहे हैं कि ये सस्टेन करेंगे और ये आदत डालनी चाहिए, कुछ समय तक ये एलिवेटेड लेवल पर रहेंगे। हालांकि इन्फ्लेशन आपकी बात सही है कि 6-7% तक तो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में टॉलरेबल है। अब चूंकि प्रॉब्लम विदेश से आ रही है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से मुश्किल आ रही है। अब हम लोग आते हैं अपने उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके लिए हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसका नाम है भारत बॉन्ड ईटीएफ। जितना मुझे नाम से समझ में आ रहा है कि एक फंड होगा जो आप लोग मैनेज करेंगे और वो बॉन्ड में निवेश करेगा। अब हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये किस तरीके का फंड होगा, किस तरीके के बॉन्ड में निवेश करेगा। तो आई थिंक भारत बॉन्ड ईटीएफ हमारे एट एडलवाइज म्यूचुअल फंड और मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ था 2019 में, और जिसकी जेनेसिस हुई थी अरुण जेटली साहब ने अनाउंस किया था लेट एफएम ने बजट में। और एक विजन था सरकार का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि एक ऐसा सरल बॉन्ड प्रोडक्ट लाएं जहां आम निवेशक 1000 रुपए की कीमत में निवेश कर सकता है। अच्छे जो हमारे महारत्ना, नवरत्ना, AAA PSU कंपनीज हैं
उनके बॉन्ड सरल तरीके से खरीद सकता है, उनको होल्ड कर सकता है, और एक बहुत टैक्स एफिशिएंट तरीके से रिटर्न कमा सकता है। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ आया था 2019 में, और तब से अब तक ये बड़ा होके 50,000 करोड़ का प्रोग्राम बन गया है। मैं कहती हूँ ये एक ब्लॉकबस्टर है जिसके सीक्वल आते जाते हैं, तो ये चौथा सीक्वल है। दिस इज भारत बॉन्ड 4। अब भारत बॉन्ड 4 सरल भाषा में क्या है? भारत बॉन्ड एक बॉन्ड ईटीएफ है। इसका मतलब एक बॉन्ड म्यूचुअल फंड जैसा है जो कि एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर सकता है। आप इसे शेयर की तरह एक्सचेंज पे खरीद और बेच सकते हैं। ये निवेश करता है बॉन्ड्स में। कौन से बॉन्ड्स? AAA पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड्स। तो जो हमारी NHAI, NABARD, PFC, REC, जिसे हम बाकी में नवरत्ना महारत्ना कहते हैं, उनमें निवेश करता है। आपके पर्सनल तौर पे कभी आप एक बॉन्ड में निवेश करते हैं तो आप उसे खरीद के होल्ड ऑन करते हैं। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी होती है। भारत बॉन्ड की भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। आप हमें पैसे दे, हम बॉन्ड्स खरीदेंगे, हम उसकी ट्रेडिंग नहीं करेंगे और हम मैच्योरिटी तक होल्ड ऑन करेंगे। तो ये भारत बॉन्ड का वो है, सबसे हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में निवेश करता है और बॉन्ड खरीद के उन्हें होल्ड करता है। अलग अलग टेन्योर्स के भारत बॉन्ड हैं निवेशकों की नीड्स के हिसाब से। पहले हमने 2023 और 2030 लॉन्च किया, फिर 25 किया और 31 किया। इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं 2033 का भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल के निवेशकों के लिए, और इसमें आप निवेश कर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए की शुरुआत से। जी, तो इसकी 3 चीजें हैं जो आप लोगों के सामने अभी एक्सप्लेन की मैम ने। एक सेफ्टी है और कोई लॉक इन नहीं है, ईटीएफ है, इसलिए आप अभी कभी भी इसको बेच खरीद सकते हैं, और ये टैक्स भी इस पे सबसे कम है। 2 चीजें मैम आप एक्सप्लेन करिए, एक्सपेंस क्या है इसका और टैक्सेशन क्या है? जी, तो भारत बॉन्ड ईटीएफ हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स चीपेस्ट डेट फंड प्रोडक्ट। बहुत लोग ये जानते नहीं हैं। इस पे मैनेजमेंट फी वर्चुअली कुछ नहीं है। तो आई टेल यू एज एन एएमसी सीईओ, हम इस पे ज्यादा कुछ कमाते नहीं है। आप 1 रुपए की मैनेजमेंट फी देते हैं 2 लाख के निवेश पे। इतना कम इसकी मैनेजमेंट फी है। तो ये आई थिंक मैं कहूंगी नेशन बिल्डिंग और बॉन्ड मार्केट डीपनिंग एक्सरसाइज है जो हम बड़े गर्व से करते हैं। दूसरा इसका टैक्सेशन। जब आप एक एफडी में निवेश करते हैं तो आप मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन देते हैं, जो कि बहुत लोगों के लिए 30 से 35% है। जब आप भारत बॉन्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। तो अभी हमने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। अगर इन्फ्लेशन 5% है, आपको भारत बॉन्ड ईटीएफ पे से 7.5% मिलता है। तो आप सिर्फ 2.5% पे वो 20% टैक्सेशन देते हैं, जो कि अभी 50 पैसा ही। तो इसका टैक्स रेट फाइनली जाके 7 से 10% हो जाता है। तो ये एक एफडी से बहुत ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। अगर आप जाके मैथ करेंगे, गणित करेंगे इसकी, तो आपको एफडी से 2% बेटर मिलेगा, रिस्क के बिना और लिक्विडिटी के साथ। तो ये चूंकि 2 दिसंबर को ये खुलेगा और 8 दिसंबर तक खुला रहेगा, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अभी ये मतलब आपके लिए भी शायद बताना मुश्किल होगा इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन अंदाजे से मतलब कहाँ बैठेगी, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट की ट्रेजेक्टरी हम देख ही रहे हैं। तो एक्चुअली भारत बॉन्ड 4 तो उस टाइम पे आ रहा है जब रेट्स ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई हैं। तो निवेशकों के लिए भी एक अच्छे रेट पे लॉक इन करने का मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से इसका यील्ड बैठेगा 7.5 और 8% के बीच में। अभी जब मैं आंकड़े देख रही हूँ, नंबर देख रही हूँ, तो 7.65 7.7 दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली क्लोजर टू मैच्योर लॉन्च हम देखेंगे, लेकिन ये आप अंदाजा लेके चल सकते हैं प्री टैक्स। अच्छा, वो एक पॉलिसी भी है हमारी 7 तारीख को, उससे भी थोड़ा अंदाजा लगेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की दिशा में आएंगे। तो मोटे तौर पे 7.5 से 8 के बीच में कहीं पे हो सकता है, और इस पे इंडेक्सेशन का आपको फायदा मिलेगा। और आपको अगर इसमें फुल मैच्योरिटी रखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा है। जी, इसमें ना ये शॉर्ट टर्म नहीं है, तो इसको लिक्विड फंड की तरह ना यूज करें, क्योंकि बीच में अगर से आप टारगेट मैच्योरिटी ईटीएफ या बॉन्ड में तब पैसे कमाते हैं, वो जो मैंने रेट बताया, जब आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, जो कि 2033 है। अगर आप बीच में ऐसे निकालेंगे तो मैं आपको वो अश्योरेंस नहीं दे पाऊंगी। बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते रहते हैं, जैसे कि हमने देखा, तो मार्क टू मार्केट होगा, एनएवी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए नहीं। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा रिस्क की बात कर ले। जैसे आपने कहा कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगा, वो M2M आएगा, तो वो आपको नहीं होगा। एक तो ये रिस्क हो गया, और इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं?
यही एक रिस्क है। देखिए, बॉन्ड इन्वेस्टिंग में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो क्रेडिट रिस्क होता है कि आप बुरे कंपनीज को लोन्स दें, यहां तो आप वेस्टर्न क्लास कंपनीज को लोन्स दे रहे हैं, तो क्रेडिट रिस्क इसमें है नहीं। दूसरा हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसा होता है, मैं समझाना चाहूंगी कि इंटरेस्ट रेट बाजार में ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइस कम होते हैं, बॉन्ड म्यूचुअल फंड के एनएवी कम होते हैं। अब टारगेट मैच्योरिटी फंड की ये खूबसूरत बात है कि अगर आप उसे पूरे मैच्योरिटी तक होल्ड करें तो आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे बीच में निकाल दें तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ी हिट करेगी। तभी मैं कहती हूं ये लंबे समय के निवेशक के लिए। आप अगर आपको छोटे समय का इन्वेस्टमेंट करना है, आप मेरी बातें सुन के वो हो गए हैं, तो पुराने जो भारत बॉन्ड है शॉर्टर मैच्योरिटी के, जैसे 2023 है, अगर आपको 5 महीने का निवेश करना है, 2025 है, अगर आपको 2-2.5 साल का करना है, 2030 है, तो आप इनमें करिए। अपनी नीड और अपने गोल को, अपने टाइम होराइजन को आप मैच करिए भारत बॉन्ड की मैच्योरिटी से। अच्छा, जो लोग मान लीजिए 2025 का करना चाहते हैं उनको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? ये थोड़ा आप द बेस्ट वे टू, ये 7% प्लस ही होगा। आप द बेस्ट वे टू फाइंड दिस आउट, और ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है edelweissemf.com पे अगर आप जाएंगे तो सारे भारत बॉन्ड ईटीएफ्स का आप कर्व देखेंगे और वो रोज अपडेट होता है। तो हर बॉन्ड का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस प्रेवलेंट दिन पे है, आप प्लीज जाके देखिए। edelweissmutualfund.com पे एक डेट फंड, डेट पैसिव का पेज है, वहां ये सब मिलता है और ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, ये नोट कर लीजिए, एडेलवाइस एमएफ के पेज पे जाइए और अलग अलग तरीके के जो भारत बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उनके बारे में पढ़िए, समझिए और एक इस प्रोडक्ट को कंसीडर करिए, जो कि एक जो बहुत पीसफुल इन्वेस्टर हैं, जिनको थोड़ा लंबे समय के लिए पैसे लगाने हैं, उनके लिए रेट लॉक इन करने का एक बड़ा अच्छा मौका है। और अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि यहाँ का रेट पीक हो रहा है, हो सकता है कि 40 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाए, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें रेट लॉक इन कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे ना तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग ब्रॉडर पिक्चर की बात करेंगे। उसका नाम है टारगेट मैच्योरिटी फंड। भारत बॉन्ड ईटीएफ उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा क्लास है, कह सकते हैं आप। उसमें और क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसपे आप निवेश कर सकते हैं, इसकी बातचीत करेंगे ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में, जो एक मैच्योरिटी, टारगेट मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन में। लेकिन इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग टारगेट मैच्योरिटी फंड के तौर पे जानते हैं। इस बारे में जानकारी करते हैं राधिका जी से कि और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें हो सकते हैं। मैम, ये तो हुई भारत ईटीएफ की, भारत बॉन्ड ईटीएफ की। अब एक चीज और जो बड़ी दिलचस्पी, आपने बीच में उसमें एक लाइन यूज भी की, तो हम उसी पे आना चाहते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड की बड़ी चर्चा होती है, ये क्या होती है, हमारे दर्शकों को समझाइए। तो भारत बॉन्ड एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड एक बड़ी क्लास है। टारगेट मैच्योरिटी फंड का मतलब ये है कि आप एक ऐसा फंड ले रहे हैं, पैसिव फंड है, जिसकी एक इंडेक्स होती है, और कुछ टारगेट मैच्योरिटी फंड निवेश करते हैं, जैसे भारत बॉन्ड करता है AAA PSU में, कुछ सीधा GSEC में करते हैं, कुछ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में करते हैं। लेकिन टारगेट मैच्योरिटी का मतलब है कि उसकी एक मैच्योरिटी होती है, एक डेट होती है, 2025, 27, 28, 29, 30, 31, जो भी है, 33, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फंड मैनेजर जब आप पैसे देते हैं, बॉन्ड खरीदता है और फिर उन्हें होल्ड करता है। नॉर्मल एक्टिव जो डेट फंड है उसमें वो बॉन्ड कॉन्स्टेंटली ट्रेड करता है, उसका कुछ व्यू होता है। यहाँ फंड मैनेजर कोई व्यू नहीं लेता इंटरेस्ट रेट्स में, एक पैसिव फंड है, बॉन्ड खरीद के उन्हें होल्ड करता है। इसका निवेशकों के लिए क्या फायदा है, जैसे कि मैंने भारत बॉन्ड ईटीएफ में समझाया, अगर आप लंबे समय तक, अगर आप बॉन्ड की मैच्योरिटी तक निवेश करेंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं रहेगी, क्योंकि एक टारगेट मैच्योरिटी फंड है। आज के दौर में ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की कैटेगरी 1.2 लाख करोड़ की हो गई है, जिसमें से 50,000 करोड़ भारत बॉन्ड ईटीएफ है, कुछ 65,000 करोड़ एडेलवाइस म्यूचुअल फंड ही मैनेज करता है इस कैटेगरी में, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस आ गए हैं। तो आप GSEC प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, SDL प्रोडक्ट ले सकते हैं, और 2023 से लेकर 37 तक की ऑप्शंस हैं। तो आज के दौर में एक निवेशक अपने गोल्स देख सकता है, डेट्स देख सकता है, और एक टारगेट मैच्योरिटी फंड ले सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये FD से बहुत ज्यादा एक टैक्स एफिशिएंट निवेशकों के लिए ऑप्शन आ गया। FD में तो बहुत टैक्स वैक्स के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, और आपको
मेच्योरिटी पैसा मिलेगा लेकिन टैक्स तो आपको हर साल उसमें देना पड़ता है, तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये सारा कुछ आप इडलवाइस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसा मैम ने कहा कि बहुत सारे फंड अलग अलग टारगेट मेच्योरिटी के हैं। एक सवाल और मेरे मन में आता, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आया और सपोज वो एक 30 की एज का है, तो उसकी हम लोग रिस्क प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं। तो ये जो टारगेट मेच्योरिटी फंड्स हैं या भारत बॉन्ड की खासतौर पे बात करें इनमें, तो किस तरीके की प्रोफाइल के लोगों को ये ज्यादा बेटर सूट करेगा? हो सकता है कि एज उसकी 30 हो लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो, या उसकी एज 30 है वो बहुत पैसिव है, वो बहुत ही शांत आदमी है, उसको जिंदगी में बहुत जल्दबाजी नहीं है। तो आप लोग किसको सजेस्ट करते हैं कि ये जो टारगेट मेच्योरिटी या भारत बॉन्ड स्पेसिफिकली बेस्ट सूटेड है, या फिर किसी के पोर्टफोलियो का इतना हिस्सा तो यही होना चाहिए? ये नीरज, जब हम एफडी का जिक्र करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि किसके लिए। एफडी तो हर आदमी के लिए है जिसको डेट रिटर्न कमाना है। मैं भी ये कहूंगी अब ये टारगेट मैच्योरिटी फंड इज फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू अ डेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब किसी का एसेट और वो उम्र से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपने कहा एक 30 साल का इंसान हो सकता है जो बहुत कंजर्वेटिव है। मेरे पापा है 70 साल के, वो काफी अग्रेसिव है, वो ज्यादातर डेट नहीं रखते। तो आई थिंक ये तो एज के हिसाब से नहीं होता, लेकिन हर आदमी के एसेट एलोकेशन में डेट होनी चाहिए। और डेट का एलोकेशन मेरे हिसाब से टारगेट मैच्योरिटी फंड से अच्छी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकता। आप क्या करिए, अपना डेट का एलोकेशन लीजिए और 100 रुपए अगर आपके हैं लिक्विड फंड को छोड़ के, तो आप उन्हें ब्रेक करिए कि मुझे ये पैसे 3 साल में चाहिए, ये 5 में और ये 10 में। ब्रेक कर दीजिए और उतना अलग अलग मैच्योरिटीज में डाल दीजिए। इससे आप एक टारगेट मैच्योरिटी फंड कैटेगरी से अपना पूरा डेट का एसेट एलोकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें ये भी तो हो सकता है कि आप ये सजेस्ट करें कि भाई थोड़ा बहुत डेट तो रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। कुछ लोग गोल्ड, अच्छा गोल्ड पता नहीं क्यों रखते हैं, मुझे नहीं समझ आया आज तक कि गोल्ड भी रख लेते हैं लोग, जो कि पता नहीं कैसे रिटर्न देता है, लेकिन ये एक हिस्सा होना चाहिए। तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्डिंग करे आदमी, तो उसमें ये वाला हिस्सा कितना रखना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग? नीरज, ये थोड़ा मुश्किल है ना। देखिए, डेट थोड़ा तो होना चाहिए हर आदमी। आई थिंक देयर वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स जिनकी लाइफ में डेट एलोकेशन तो होता नहीं है। तो 10-20% तो हर आदमी और या औरत की लाइफ में एक डेट एलोकेशन होना चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए डेट एलोकेशन रिटायरीज वगैरह के लिए 70-80% हो सकता है, किसी के लिए 40 हो सकता है। आई थिंक ये तो आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही अच्छे तरीके से आपके हिसाब से सलाह देगा। लेकिन मैं कहूंगी 2 बातें, हर आदमी के पोर्टफोलियो में डेट होना चाहिए, और अगर आपका डेट एलोकेशन है तो इससे ज्यादा टैक्स और कॉस्ट एफिशिएंट और सरल इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो डेट एलोकेशन पूरा करने का। बिल्कुल सही मैम। सबसे ज्यादा तो यही होता है कि टैक्स खा जाता है हम लोगों की, जितनी कमाई आप करते हैं उसमें मैक्सिमम टैक्स ले जाता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत टैक्स एफिशिएंट हो, जहां पे आपको कम से कम टैक्स देना पड़े आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें, तो वो ये हो सकते हैं जो एक सर्टेन मैच्योरिटी के लिए हैं, डेट फंड्स हैं या जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है स्पेशली। तो हमने कोशिश की मैम आपसे वो सारे सवाल पूछने की जो हमारे दर्शक सोचते हैं मन में कि अच्छा ये वाला पूछो, ये वाला पूछो। ये एक लास्ट क्वेश्चन और जो कुछ हमारे ट्रेडर दोस्त लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम भारत बॉन्ड ETF खरीदें तो क्या इसको मैं मार्जिन कोलेटरल तौर पे यूज कर सकता हूँ? Yes, the short answer is yes. You can replace it as margin with the exchanges. तो बताइए अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि आप उसको भारत बॉन्ड को लीजिए, और अगर आप FNO में फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप इसको मार्जिन मनी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉवरेन गारंटेड फंड है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। याद दिला दूं 2 से 8 दिसंबर के बीच में ये बॉन्ड खुलेगा, भारत बॉन्ड ETF, और इसमें आपके पास निवेश का मौका है। 1000 रुपए से लेकर के जो भी अमाउंट आप करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न उसी समय पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन एक डेफिनेटली डिसेंट होगा, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के हम लोग सिनेरियो में है, तो एक बेहतर प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अगले हफ्ते फिर किसी एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे, एक और नए फंड पे बातचीत करेंगे।